नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को पहले की अपेक्षा और भी बेहतरीन तरीके से करते होंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों आपको मालूम है कि हम बिहार स्पेशल का जो टॉप 2000 का संग्रह लेकर हम इस सीरीज में आए हैं और इस सीरीज का जो है संपूर्ण बिहार का जो है पार्ट 9 सीरीज है, ठीक है ना? जो कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, उनके लिए वीवीआई यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट ना इस वीडियो को पहले इस सीरीज को देख चुके हैं, उनको खुद मालूम होगा कि ये वीडियो और ये सीरीज कितना इम्पोर्टेंट है। जितने भी बिहार में एग्ज़ाम्स हुए हैं या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें इस सीरीज में सारा का सारा इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना? पार्ट 8 तक हम कंप्लीट करवा दिए हैं, आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना? और साथ ही साथ सिर्फ बिहार स्पेशल ही नहीं, साइंस हो गया, उसके बाद जीके जीएस हो गया, जितना हो सकता है हम धीरे-धीरे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रह रहे हैं, ठीक है ना? आप जाइए चैनल को विजिट कीजिए और खुद देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसा आपको मिल रहा है, ठीक है ना? तो जो नए व्यूअर्स हैं उनसे बता देना चाहते हैं कि देखिए दोस्त आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और खुद बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और आपको सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन-सा लगा और सबसे ईज़ी क्वेश्चन कौन-सा लगा, ठीक है ना दोस्त? देखिए, आपको इस वीडियो में ना 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करवाया जाएगा। आप प्लीज़ एक बार वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? और प्रत्येक प्रश्न का ना दोस्त 360 डिग्री एनालाइज़ भी करवाया जाएगा। तो जो भी बिहार में बिहार एसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया, बिहार के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आप वीडियो देखकर ही जाइएगा, तब आपको मालूम चलेगा इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों हम बिना समय गँवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो 81 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? 80 तक हम कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि पार्ट 8 के माध्यम से हम कंप्लीट करवाएँ। ये जो है पार्ट 9 है, ठीक है ना? इसीलिए 81 नंबर प्रश्न है। अब ध्यान से प्रश्न को देखिए, सभी क्वेश्चन वीवीआई है। बोल रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? ठीक है ना? बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 में, आखिर इन ऑप्शन में से किसने किया था? ऑप्शन ए है फूलन चंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन बी है वर्मा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण या फिर ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश या फिर ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। बताइए इसका सही आंसर बताइए दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? आप वीडियो को रोक के और अपना कमेंट सेक्शन में अपना सही आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ये दोनों व्यक्ति ना समाजवादी यानी कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किए थे। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए हम थोड़ा-सा और भी इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है? देखिए, ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा मिलकर किया गया था। यानी कि और भी लोग जो थे, इन्होंने मिलकर इस गठन को किया गया था। समझ में आ गया ना? लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा सही होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 82 नंबर सवाल है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है ना? ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए, ये जो है 82 नंबर सवाल है, पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में अबरख अबरख बोला जाता है, अबरख का भंडार है? ऑप्शन ए है रोहतास में है या फिर ऑप्शन बी है पटना में है या फिर ऑप्शन सी है गया में है या फिर ऑप्शन डी है सारण में है। बताइए दोस्त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर वीडियो सच में अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्त, तो दिल से ना एक लाइक होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना? और वीडियो को आप सब्सक्राइब बिना किए हुए चैनल को सब्सक्राइब बिना किए हुए नहीं जाना है, ठीक है दोस्त? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो गया वाला एरिया है, गया वाला एरिया, इसमें ना बहुत सारे अभ्रक है। आपको मालूम है कि गया वाला जो एरिया है, आपको उधर कितने सारे अभ्रक मिलेंगे, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चलिए इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये देखिए, बिहार की जो है अभ्रक पेटिका पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग तथा मुंगेर तक होती हुई पूर्व में भागलपुर जिले तक लगभग 140 किलोमीटर लंबे और चौड़ाई की बात करें तो 28 से 30 किलोमीटर तक चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है। समझ रहे हैं ना? इसका सर्वाधिक उदरमा का उत्पादन कहाँ से है? कोडरमा। कोडरमा जानते हैं ना? झारखंड वाला एरिया जो है उसको कोडरमा बोला जाता है तथा आसपास के क्षेत्रों में होता है। और एक और बात बता देना चाहते हैं कि देखिए ये जो विश्व में अब्रक के उत्पादन में भारत का जो है
प्रथम स्थान है, ये फर्स्ट वाला स्थान है, याद रखिएगा। अब्रक का विश्व में भारत का जो है प्रथम स्थान है। अब देखिए हम आपको मैप के माध्यम से बता देते हैं, थ्योरी के माध्यम से बता दिए। अब देखिए, ये सपोज दैट ये मानते हैं ये बिहार हो गया, ठीक है ना? ये बिहार हो गया, ठीक है ना? ये बिहार है, ठीक है ना? अब देखिए इसको तो बीचों-बीच गंगा नदी निकाल दीजिए, ठीक है ना? अब कितने जिलों से निकलती है आपको तो ऑलरेडी मालूम है कि 12 जिलों से गंगा नदी निकलती है। इसको बोला जाता है उत्तर बिहार और इसको बोला जाता है दक्षिण बिहार। तो देखिए इस क्वेश्चन का ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एरिया है ये गाय वाला एरिया है, ठीक है ना? और यह जो है कैमूर है और रोहतास है। तो ये जो वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया इधर जो है ना बहुत ज़्यादा अवरक पाए जाते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया ना झारखंड से सटा हुआ है और इसी वाला एरिया को ना कोडरमा से सटा हुआ एरिया बोला जाता है। समझ में आ गया ना? तो इसी एरिया को ना अब्रक का सबसे ज्यादा पेटिका बोला जाता है, ये वाला एरिया, ठीक है ना? समझ गए होंगे, हमें भरोसा है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो दोस्त सब्सक्राइब बिना किए जाना नहीं है, ठीक है ना? आपके लिए हम बहुत मेहनत करके सारा क्वेश्चन इकट्ठा करके लाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? बस वीडियो को और ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिएगा। 83 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 83 नंबर बोल रहा है कि जो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है ना? बोल रहा है कि सोन और गंगा जहाँ पर मिलती है, आखिर बिहार का कौन सा जिला है? ऑप्शन ए है बक्सर है, या फिर ऑप्शन बी है पटना है, या फिर ऑप्शन सी है भोजपुर है। इसको भोजपुर लिखा गया है दोस्त, इसको आप भोजपुर मानिएगा, ठीक है ना? क्या है ये? भोजपुर, ठीक है ना? इसको भोजपुर भोजपुर है, या फिर ऑप्शन डी है नालंदा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, दिल से जवाब दीजिएगा एकदम। आपको क्वेश्चन देखिए कैसा आपको बन रहा है, ठीक है ना? तो देखिए सोन और गंगा नदी का संगम भी बिहार के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपको पटना जिले में, ठीक है ना? और पटना जिले में कहाँ है? तो ये देखिए ये मनेर वाला जो एरिया है ना, मनेर वाला एरिया, मनेर वाला वहीं पर है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका बस ध्यान में रखिएगा कि पटना जिला है जहाँ पर सोन और गंगा नदी का संगम होता है। समझ में आ गया ना? चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं आपका बिना समय गंवाए। देखिए ये बोल रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में मनेर के पास स्थित है। गंगा बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम से पूर्व होकर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। जो बिहार में लगभग कितना किलोमीटर दूरी तय करती है? 445 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है। समझ में आएगा ना दोस्त? पटना में पूछेगा तो कहाँ पर मिलती है जो सोन और गंगा नदी है? मनेर में, ठीक है ना? और कितना दूरी करती है गंगा नदी? तो 445 किलोमीटर पूरा बिहार में दूरी तय करती है। समझ में आ गया दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी भी प्रकार का वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत हो ना, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, आपका सब का सब जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है अगला प्रश्न जो कि 84 नंबर सवाल है। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि बिहार का जो है पहला रामसर स्थल कौन-सा है? रामसर स्थल के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए है कैमूर रेंज, या फिर ऑप्शन बी है खड़गपुर झील, या फिर ऑप्शन सी है कांवर झील, या फिर ऑप्शन डी है राजगीर हिल। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताते चलिएगा। वीडियो अगर बेहतर लग रहा हो तो लाइक बिना किए जाना नहीं है, ठीक है दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि कांवर झील। देखिए कांवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर स्थल से, ठीक है ना? पूरे बिहार का पहला रामसर स्थल है, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसका सही एक्सप्लेनेशन और भी देख लेते हैं। आप बस दिमाग में ये रखिए कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन-सा है? तो कांवर झील है, और ये कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए ये बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है, जो कि बिहार के कहाँ पे है? बेगूसराय जिले में स्थित है। यह देश के ना पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी झील है। किस भाग की? पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी झील है। तथा देश का जो है ना 39वां कब हुआ था? 2020 में रामसर स्थल है। 2020 में इसको मिला हुआ था रामसर साइट्स का। कब हुए? 39वां है पूरे देश में। बिहार की बात करेगा तो पहला है, ठीक है ना? और ये लगभग कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो 63 से 11 हेक्टेयर में फैला हुआ है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही सारे प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से हम कंप्लीट कराते रहेंगे। आप बस वीडियो को ना ध्यान से देखते रहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है 85 नंबर सवाल है, ठीक है ना? बोल रहा है कि जो ब्रायोनी हिल है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि जो ब्रायोनी हिल है ना, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है गया, या फिर ऑप्शन बी है रोहतास, या फिर ऑप्शन सी है नालंदा, या फिर ऑप्शन डी है नवादा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम आपको बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। देखिए ये गया वाला जो एरिया है ना, ये गया वाला एरिया, यहाँ पर जो है ना बरौनी हिल है, ठीक है ना? जो कि गया वाला एरिया में पाया जाता है, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसका और भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
तो देखिए, बरौनी हिल जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। यह गया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। कितनी है? सबसे ऊंची पहाड़ी है गया की, जिसे शीर्ष पर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, जो बरौनी या महिला शक्ति की आराधना को समर्पित है। समझ रहे हैं ना? ये आपको धार्मिक दृष्टि से भी बेहतर है और ये गया की सबसे ऊंची पहाड़ी भी है। समझ में आएगा दोस्त? चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका बिना समय गंवाए। हम मानते हैं ये है कि आपके लिए समय कीमती है और कम समय में बेहतरीन जानकारी के लिए सिर्फ एक ही चैनल सफलता एकेडमी। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बोल रहा है कि 86 नंबर सवाल है, ठीक है ना? 86 नंबर सवाल है। बोल रहा है ये काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए हम आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ठीक है ना? बोल रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? एक कृषि क्षेत्र जलवायु है, उसमें सबसे अधिक जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, या फिर ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, या फिर ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम, या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना? यही है, सी है दक्षिण पूर्व या डी है दक्षिण पश्चिम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो वाला एरिया है ना, वहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक जिले आते हैं। अब कौन-कौन से जिले आते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जान लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु जलोढ़ मैदान यानी कि ज़ोन 1 क्षेत्र में सबसे अधिक यानी कितने जिले? 13 जिले आते हैं। कितने जिले? 13 जिले आते हैं, जो कि बिहार के 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विशेष विशिष्ट मतलब विशेष होता है, विशेष स्थान रखता है। जो जिले इस प्रकार है, कौन-कौन से जिले? 13 गो, ध्यान से देखिएगा। बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये तो समझिए पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण एक तरफ है, ठीक है ना? दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर, सारण शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान तथा वैशाली। ये 13 जिले जो होते हैं ना, ज़ोन 1 क्षेत्र में आते हैं और ये जो है कृषि जलवायु क्षेत्र से काफ़ी बेहतरीन ज़ोन है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना? और वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार का संबंधित कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस समस्या का समाधान भी करेंगे। वीडियो में किसी प्रकार की कमी है, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? अब हम 87 नंबर सवाल है। बोल रहा है प्रश्न कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित थे? नहीं थे, याद रखिएगा। या ऐसे देखिए, जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा ना, जब भी आपको आएगा नहीं, इसको ऐसे गोल कर लीजिएगा, जैसे हम कर रहे हैं ना, वैसे ही गोल कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना, हाईलाइट हो जाता है। आप जब पढ़िएगा तो दिमाग में रहेगा कि इसमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन में क्या नहीं है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत मार्क के आ जाते हैं, ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? अब देखते हैं कौन-कौन नहीं है। तो पहले एक काम कीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए कौन-कौन थे, ठीक है ना? तो देखिए जेपी कृपलानी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजकुमार शुक्ला भी थे और राम मनोहर लोहिया थे या नहीं आपको तो ऑलरेडी मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो हम बताते हैं कि राम मनोहर लोहिया नहीं थे। समझ में आ गया ना? तो ये जो थे ये तीनों थे 1917 के चंपारण सत्याग्रह में, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि राम मनोहर लोहिया। ठीक है? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कैसे? एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन तीनों को ज़रूर याद रखिएगा। जेपी कृपलानी जी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और राजकुमार शुक्ला तो बुलाए ही थे। है कि नहीं? तो ये जो है राम मनोहर लोहिया नहीं थे। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए इसको और भी देख लेते हैं थोड़ा-सा थ्योरी के माध्यम से। तो देखिए ये बोल रहा है कि वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया जी संबंधित नहीं है। जबकि वहीं पे बात करें तो महात्मा गांधी वो तो बिल्कुल ही थे। जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, अनुग्रह नारायण सिन्हा, उसके बाद से जनकधारी प्रसाद तथा राजेंद्र प्रसाद प्रमुख भूमिका में रहे थे। समझ में आ गया ना? तो इसको आप जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्त ये वीडियो ना इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप करके जाइएगा, आपको जरूर इसमें से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना दोस्त? तो ये सारा कुछ याद रखिए कौन कौन थे और कौन कौन नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, खासकर बिहार के एग्जामों में। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है 88 नंबर सवाल है, यानी कि 88 नंबर सवाल है। ठीक है ना? यानी प्रश्न है, बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता जो कौन थे? कुंवर सिंह की बातें बोल रहा है। किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्वालियर से थे, या फिर ऑप्शन बी है जगदीशपुर से थे, या फिर ऑप्शन सी है झांसी से थे, या फिर ऑप्शन डी है मेरठ से थे। ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर से थे।
जिनको भी मालूम है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताता चलेगा और बताइएगा आपने कितना सवाल हल किया है। ठीक है ना? तो देखिए ये इसका सही आंसर होगा जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? तो बिहार के जो है ना आरा वाला एरिया, आरा वाला जो एरिया है, आरा से ये बिलॉन्ग करते थे। ठीक है ना? लेकिन चलिए हम और भी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन इसको याद रखिएगा कि जो वीर कुँवर सिंह थे, वो जगदीशपुर से बिलॉन्ग किया करते थे। जगदीशपुर कहाँ है? तो आरा है। ठीक है ना? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और भी। देखिए ये 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह, जो कि कहाँ? जगदीशपुर, जिला कौन-सा है? आरा। ठीक है ना? आरा से संबंधित है। ये वहाँ के प्रमुख जमींदार और देशभक्त और साथ में साथ साहसी और वीर सेना नायक भी थे। याद रखिएगा 1857 की क्रांति में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिहार से भूमिका दिया था। ठीक है ना? और ये उम्र इनकी 80-85 के लगभग थी। सोचिए, कितना वो देशभक्त और साहसी और वीर सेना नायक थे, इसीलिए इनको बोला जाता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि वीर कुँवर सिंह जगदीशपुर यानी कि जिला कौन-सा है? आरा जिला से बिलॉन्ग किया करते थे। समझ में आएगा दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 89 नंबर सवाल है। ठीक है ना? यानी कि 89 नंबर सवाल है। पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन जो थे हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हम आपको पिछले वीडियो में भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर नहीं मालूम होगा तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है। ठीक है ना? यानी चैनल पे अवेलेबल है। बोल रहा है कि कौन थे जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण या फिर ऑप्शन सी है जगजीवन राम या फिर ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद किदरई। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप खुद सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए 1-2 सेकंड रोक भी देते हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से जवाब सुन सकें और दे भी सकें। ठीक है ना? अगर समय कम पड़ता हो तो वीडियो को ना रोक सकते हैं। ठीक है ना? वीडियो को जब रोक लीजिएगा तो आपको सही तरीके से सोचने को, समझने को समय मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना? ये जयप्रकाश नारायण जी जो थे, ये हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और कितने साथियों के साथ? तो 5 साथियों के साथ। कौन-सा दिन था? तो दीपावली का समय था, दीपावली का रात को। ठीक है ना? दीपावली के रात को ये फरार हो गए थे, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना? अब चलते हैं, इससे एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दीवार को फांद कर फरार हो गए थे। वर्ष 1942 के आंदोलन में भूमिगत यानी कि जमीनी स्तर पर रह के आजाद दस्ता का गठन किए थे। इन्हें और भी किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक भी कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन बार-बार पूछता है, इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। किन्हें? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं आज का जो है आखिरी सवाल और सबसे बेहतरीन सवाल। ठीक है ना? ये है 90 नंबर सवाल। बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन बी है हकीम अजमल खां या फिर ऑप्शन सी है महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है ना? तो जिनको भी जानकारी है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते चलिएगा और बताइए कि आपने कितना सही सवाल किया है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। इसको बोला जाता है, इनको बोला भी जाता है सीआर दास के नाम से भी जाना जाता है, सीआर दास के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? इनको चित्तरंजन दास भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको सीआर दास से बोला जाता है। ठीक है ना? तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में अधिवेशन में आयोजित किया गया तो उसकी अध्यक्षता किए थे। समझ में आ गया ना? तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन और भी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, चित्तरंजन दास जी को वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्षता बनाया गया था। ये एक राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ थे। इन्हें प्यार से क्या बोला जाता था दोस्त? देश बंधु कहा जाता था। देखिए, लोकनायक पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण, देश बंधु पूछेगा तो सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया ना दोस्त? तो देख सकते हैं दोस्त कि आपको कितना बेहतरीन तरीके से थ्योरी और आपको एमसीक्यू करवाया जा रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल समझा-समझा के मैप के माध्यम से। तो आप खुद बताइए कि ये चैनल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्त अगर वीडियो अगर सच में आपको अच्छा लगा होगा ना, तो दिल से एक लाइक होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो हम लेकर आते हैं और जो भी नए व्यूअर्स हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है ना दोस्त? चलिए हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो और शानदार के साथ। ठीक है ना? तो वीडियो में ऐसे ही हमारे सीरीज़ में बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बाय।